बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम है। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा हसीन औरत थी, लेकिन वो भी कहती थी कि अल्लाह किसी को हुस्न न दे, क्योंकि जिसको ये मिलता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मुझ में ये बात समझ में नहीं आती थी, शायद इसलिए ऐसा कहती थी क्योंकि मेरे बाबा बहुत ही मुनासिब शक्ल सूरत के मालिक थे और वो सारी ज़िंदगी मेरी अम्मी पर शक ही करते रहे कि मैं तो बदसूरत इंसान हूँ और तू इतनी परी जैसी औरत है, तुम मेरे साथ कैसे खुश रह सकती हो? दिल में किसी और के ही ख्वाब सजाती होगी। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। यहाँ पर गांव के चौधरी का हुक्म ऐसे चलता था जैसे वो कोई बादशाह है और हम लोग उसकी रियाया हैं। बाबा गांव के चौधरी के साथ काम किया करते थे। कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं था, बस चौधरी साहब के साथ साथ होते थे और नौकरों की तरह वो उनको धुतकार देते थे। मेरी अम्मी गांव में भी काम करती थी, लेकिन फिर भी उनका हुस्न कम नहीं होता था। मैं सोचती थी कि अगर वो अपना ख्याल रखें तो फिर तो वो और भी ज़्यादा हसीन हो जाएं। बहुत कम उम्री में उनकी शादी हो गई थी। उनकी उम्र 30 साल भी नहीं हुई थी और मैं 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन अम्मी और बाबा में लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने कहा कि तुझे हवेली में जाने की क्या ज़रूरत थी। अम्मी ने कहा कि मैं वहाँ पर कोई सामान रखने गई थी और मुझे उस काम के पैसे मिले हैं। पापा ने वो पैसे पकड़कर फाड़ दिए और कहा कि नहीं चाहिए ऐसे पैसे। मैं नहीं चाहता कि तू ज़्यादा लोगों की नज़रों में आए। जिस खेत में तू काम करने जाती है वहाँ पर सिर्फ औरतें जाती हैं, इसलिए मैंने तुझे इजाज़त दी है। तू सिर्फ मेरी है, मेरे लिए है, किसी और की नज़र भी तुझ पे नहीं पड़नी चाहिए। अम्मी कहती थी मुँह तो देख लो इस शख्स का, मेरे साथ लड़ाइयाँ करता रहता है। जब मैं इसको मिल गई तो इसको तो इसी बात पर होश हो जाना चाहिए था, वरना इस जैसे इंसान को तो मैं अपने पाँव के करीब भी बैठने ना देती। मुझे तो लगता था कि अम्मी को बाबा की मोहब्बत समझ नहीं आती। वो उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, कहते थे कि वो किसी और की तरफ ना देखें और ना ही उनको कोई देखे, पर अम्मी को ये शक लगता था। अम्मी ने बाबा को कभी दिल से कबूल नहीं किया। अगर कभी वो रात को घर नहीं आते तो अम्मी शुक्र मनाती थी कि अच्छा हुआ आज घर नहीं आया, मेरी जान छूट जाएगी। ये सारे मसले मसाइल तो हमारे घर में चलते रहते थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ी क़यामत आ गई। जब बाबा घर पर नहीं थे, रात को घर नहीं आए, मैं अम्मी को बार बार कह रही थी कि बाहर मौसम बड़ा ख़राब है और बाबा नहीं आए हैं। अम्मी ने कहा कि तेरा बाप कोई छोटा बच्चा नहीं है जो ख़राब मौसम में कहीं खो जाएगा, आ जाएगा, कहीं इंतज़ार में खड़ा होगा कि बारिश रुक जाए तो आ जाएगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मुझे लगा कि बाबा होंगे, लेकिन बाबा नहीं थे। वो चौधरी के आदमी थे जो हमारे घर आए थे। उन्होंने हम दोनों को देखा और कोई बात नहीं की, बल्कि हमें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। मेरी माँ भी चीखने चिल्लाने लगी और मैंने भी उनसे ये पूछा कि क्या हो गया है, क्यों कर रहे हो ये सब। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए, लेकिन गांव के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन लोगों को रोक सकते। मुझे उन लोगों ने कहा कि इसका बाप हमारे चौधरी साहब के साथ काम करता था, बहुत बड़ी रकम लेकर भागा है। अब जब तक वो वापस नहीं आता और रकम वापस नहीं करता, हम इनको उठाकर ले जा रहे हैं ताकि ये हमारी हवेली में काम करें और हमारे पैसों की वसूली हो जाए। जब वसूली हो जाएगी तो हम इनको वापस छोड़ जाएंगे। हम लोग जैसे भी थे, गरीब सही, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि किसी के घर का काम करेंगे। वो लोग हमें बेदर्दी से उठाकर ले गए और हमें एक पुराने क्वार्टर में फेंक दिया। वहाँ पर हमें कहा गया कि तुम्हें यहीं पर खाना पीना है, सब यहाँ इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन तुम आज इस हवेली में नौकर का काम करोगी। दिल लगाकर काम करना और दुआ करना कि तुम्हारा शौहर जल्दी मिल जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें हमारी गुलामी में ही रहना होगा। चौधरी वहाँ पर आया था। उसने एक नज़र मेरी माँ को देखा और फिर एक नज़र मुझे देखा। उसने कहा तो ये है इस भगोड़े का ख़ानदान। मैं बुरी तरह रो रही थी। हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी, किस तरह वो लोग हमें उठा कर ले आए थे और इस गंदी जगह पर फेंक दिया था, और अब हम यहाँ काम करने वाले बन गए थे। अम्मी की भी आंखों में आंसू थे। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे बाप ने देखो हमारे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत लाई है, पता नहीं पैसे लेकर क्यों भागा है, और वो पैसे उसने कहाँ किए हैं, क्या किया है। अगर पैसे लिए थे तो हमें भी अपने साथ ले जाता, कम से कम हम इस गंदे गांव से तो निकल जाते। लेकिन वो पैसे लेकर खुद भाग गया और हमें यहाँ पर फेंक गया है। मैंने अम्मी से कहा कि अब क्या करेंगे। अम्मी ने कहा कि क्या कर सकते हैं, ये लोग बड़े ख़तरनाक हैं, अगर हम यहाँ से भाग गए तो हमारे साथ कुछ और भी बुरा हो जाएगा।
अभी तो इस जगह पर ला कर रखा है और काम करने को कहा है, बाद में पता नहीं क्या करेंगे। अब जो सर पे पड़ी है निभानी तो पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह हुई तो हम दोनों हवेली में जाने लगी। जब हवेली पर ही हमें एक मोटी सी औरत ने रोक लिया, जो शायद इस हवेली की इंचार्ज की तरह काम करवाती थी। सारे नौकरों से शायद वही काम करवाती थी। उसने अम्मी को कहा कि तुम अंदर चलो, तुम्हारा काम किचन में खाना पकाने का है। सुना है कि तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो, वहीं पर चली जाओ। और मुझे कहा कि तुम्हारा काम हवेली के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तुम बाहर मेहमान खाना साफ़ करोगी, बाहर दरबार को साफ़ करोगी, इधर उधर के जो बागीचे बने हुए हैं वहाँ पर माली के साथ काम करोगी। मेरी अम्मी ने कहा कि इसको कोई आसान सा काम दे दो। उस औरत ने मेरी अम्मी को हल्का सा धक्का दिया और कहा, चल बीबी, नौकर की ते नखरा की। मैंने अपनी अम्मी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो उन्होंने कहा कि फ़िक्र मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अम्मी हवेली के अंदर काम करती और मुझे बाहर के काम दे दिए जाते थे। मैं पूरा दिन अपनी अम्मी को नहीं देखती थी और शाम को ही मेरी अम्मी वापस आती थी, बल्कि कभी कभी रात को मैं ऐसी थकती थी कि मुझे मजदूर जैसी नींद आती थी और मैं सो जाती थी। मैंने कहा मेरा काम तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मेरा भी बहुत मुश्किल है। इस हवेली में पूरा दिन खाना पीना चलता रहता है, चाय पानी और 4 तरह के खाने बनते हैं। खाना बना बना कर चूल्हे के आगे जल जल कर मैंने तो राख ही हो जाना है। मेरा काम बहुत मुश्किल था। धूप में मुझे काम करना पड़ता था। बाबा के बारे में सोचती थी तो एक तरफ उनकी याद आती थी और दूसरी तरफ ये सोचती थी कि हमें कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा कर चले गए, और धोखा करने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी फैमिली का क्या होगा। हम लोग वैसे भी गरीब थे, लेकिन कभी किसी के घर का काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था। जो भी खाते थे अपने घर में इज्जत से खाते थे। मेरे बाबा तो बड़े ही गैरत वाले इंसान थे। वो चाहते थे उनकी बीवी और बेटी पर किसी मर्द की नज़र भी ना पड़े, और उनकी बीवी और बेटी मर्दों के सामने ही काम कर रही थी। ये उनकी गैरत ने कैसे गवारा कर लिया? उन्होंने ये सब कुछ कैसे कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आती थी। अम्मी का काम भी मुश्किल था, लेकिन अम्मी बहुत खुशी से काम करती थी। शायद उनका काम आसान था क्योंकि उनको खड़े होकर खाना बनाना होता था। मेरा तो मुशक्क़त का काम था। कभी वज़नी चीज़ें उठाकर यहाँ से वहाँ रखो, कभी फर्श साफ़ करो, कभी झाड़ू मारो, कभी धूप में खड़े होकर पौधों की देखभाल करो। ये देखकर मैं हैरान थी कि मैं तो दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही थी और मेरा रंग काला होता जा रहा था। जाहिर है जब मैंने पूरा दिन धूप में काम करना था तो यही होना था। धूप में तो 1 घंटा काम करने से भी इंसान की जिल्द झुलस जाती है, और जब रात होती तो अम्मी को नींद नहीं आती थी। मुझे कहती थी तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। लगता है चूल्हे के आगे खड़े होकर मेरे सर पर कोई गुबार सवार हो गया है। लेकिन जब मैं सो जाती तो अम्मी शायद रात के किसी पहर सो जाती थी और सुबह जल्दी उठकर चली जाती थी। पर एक दिन रात अचानक मेरी आंख खुली तो अम्मी कमरे में नहीं थी। मैं हैरान रह गई कि इस टाइम कहाँ गई है। एक तो इस हवेली से मुझे डर लगता था, इतनी बड़ी हवेली थी और इतने सारे मर्द। आसपास कब किसकी नीयत खराब हो जाए इसलिए दरवाजे को अंदर से बंद करके सो जाया करती थी। अम्मी को ना पाकर मैं हैरान हुई कि इस टाइम कहाँ गई होगी। बाथरूम तो क्वार्टर के अंदर ही बनाया गया था। मैं अम्मी का इंतज़ार करती रही, लेकिन अम्मी आ ही नहीं रही थी। इंतज़ार करते करते मुझे नींद आ गई क्योंकि मैं खुद पूरे दिन की थकी होती थी। जब अम्मी को देखा तो वो फिर से जाने के लिए तैयारी कर रही थी। मैंने कहा कि अब कहाँ जा रही हैं? सारी रात आप पता नहीं कहाँ थी। तो कहने लगी कि बड़ी बीबी की टांगे दबा रही थी। साहब की बीवी है ना, उन्होंने बुला लिया था। कसम से बड़ी ही जालिम औरत है, सारी रात मुझसे टांगे दबवाती रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने कहा कि क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि हम पूरा दिन काम करें, रात को भी इनकी खिदमत करें। बाबा जहाँ चले गए कुछ तो करना पड़ेगा, उन तक पहुँचना पड़ेगा, उनको तलाश करना पड़ेगा। आप तो घर के अंदर होती हैं, मैं किसी तरह बाहर से बाबा को तलाश करने की कोशिश कर सकती हूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम उसको कहाँ तलाश करने जाओगी? उसके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है और हमारे पास भी फ़ोन नहीं है जो वो हमसे राब्ता करे। मैंने कहा कि लेकिन उनको गांव के किराने वाले का नंबर तो पता है ना, और मुझे भी, मुझे लगता है कि वहीं पर फ़ोन करेंगे। मैं किराने वाले को राब्ता करती हूँ। इतना तो कहूँ कि अगर मेरे बाबा का फ़ोन आया तो किसी तरह हमें आकर बता दे। अम्मी ने कहा कोई किसी को नहीं बताता, सब मसरूफ़ होते हैं। जैसी गुजर रही है गुजरने दो, इज्जत से बैठे हैं। यहाँ पर खाना भी अच्छा मिलता है तो काम तो करना ही होता है ना बंदे को, बिना काम के तो कुछ भी नहीं मिलता। पता नहीं अम्मी किस तरह की ऐसी बातें कर रही थी।
उनको एहसास ही नहीं हो रहा था कि मेरी हालत दिन ब दिन कितनी बुरी होती चली जा रही है। अम्मी ने कहा कि अच्छा मुझे देर हो रही है, और वो अंदर चली गई। एक दिन अम्मी के पास मैंने एक और चीज़ देखी। उनके पास एक लिपस्टिक और काजल था। मैंने कहा ये आपके पास कहाँ से आया और आप क्यों लगा रही हैं? बाबा तो अब है ही नहीं, तो आप किसके लिए तैयार हो रही हैं? अम्मी ने कहा कि ये क्या बात कर दी, तुमने किसके लिए तैयार हो रही हूँ? इतनी बड़ी हवेली की बावर्चन हूँ मैं। बीबी ने मुझे कहा है कि अच्छे से तैयार हुआ करो, मेहमान आते हैं देखते हैं, फिर वो ये देखते हैं कि खाना हमारे लिए किस औरत ने बनाया है। अगर किसी गंदी सी काली औरत ने खाना बनाया हो तो वो खाना ही नहीं खाते हैं। अमीर लोगों के बड़े नखरे होते हैं, इसलिए मुझे ये सामान दिया है और कहा है कि तुम ज़रा सी तैयार होकर आया करो, ये भी काम का हिस्सा है। और तुम्हें पता है बीबी ने ये भी कहा है कि ठीक है तुम्हारे बंदे ने चोरी की है और इसीलिए तुम लोग यहाँ पर हो, लेकिन मैं तुम्हारी तनख्वाह लगाऊंगी। अरे पागल, हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम अपने लिए और चीज़ें भी ले सकते हैं और हमारे हाथ में पैसे भी होंगे। फिर हमें ये मुफ्त की मजदूरी नहीं लगेगी, बल्कि हमारी नौकरी बन जाएगी। साथ रहने की जगह भी मिलेगी, खाना भी, नौकरी भी और पैसे भी। पागल, ऐसी किस्मत तो बहुत कम लोगों की होती है। मैं हैरान थी, अम्मी को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, जबकि मैं यही सोच रही थी कि हम अपने घर में रहते थे, बाबा हमारे लिए पैसा कमा कर लाते थे, हम अपना पहनते थे, अपना खाते थे, अपनी मर्जी से उठते थे, अपनी मर्जी से जागते थे। यहाँ पर तो पूरा दिन काम करते रहते थे, आते जाते मर्द मेरी शक्ल देखते थे। अम्मी पूरा दिन काम करती थी, उनको ये सब कुछ कैसे अच्छा लगता था। मुझे बातों में लगाकर कह दिया कि देर हो रही है और चली गई। अम्मी हर दूसरी रात कमरे से गायब रहने लगी थी। मुझे अम्मी की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। उनको बाबा की कोई फिक्र नहीं थी। वो कभी कोई गाना गुनगुना रही होती, कभी तैयार होती, कभी मज़े से खाना खाती, कभी रात को गायब हो जाती थी। पता नहीं क्या कर रही थी। अम्मी दिन ब दिन खुश रहने लगी थी, उनका चेहरा भी साफ होता जा रहा था और मैं जलील हो रही थी। मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे कोई ना कोई झूठ बोल रही थी। और इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब एक नौकर ने मुझे ये बताया कि चौधरी साहब की कोई बीवी नहीं है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरी माँ तो कहती थी कि वो चौधरी साहब की बीवी के पाँव दबाने के लिए जाती है। नौकर ने कहा कि उनकी बीवी थी, लेकिन चौधरी साहब बहुत रंगीन मिजाज के आदमी हैं, लड़कियों के साथ उनके चक्कर रहते हैं। वो खानदानी औरत थी, इसलिए उनको छोड़कर चली गई और अपने 2 बेटों को भी अपने साथ ले गई। अब तो चौधरी साहब अकेले होते हैं, हवेली में कोई औरत नहीं है, बस वही नौकर वगैरह होते हैं। इसका मतलब अम्मी ने मुझसे झूठ बोला था, और झूठ कोई भी तभी बोलता है जब वो कोई गलत काम कर रहा होता है। अब मुझे पता लगाना ही था कि मेरी माँ क्या गलत काम कर रही थी। बाप मेरा चोर निकला, माँ मेरी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी किस तरह की जिंदगी थी। अम्मी तो रात को गायब हो जाती थी, और मसला ये था कि मैं पूरी दिन की थकी हुई होती थी कि मुझे खुद नींद आ जाती थी। माली बाबा बहुत अच्छे थे। एक दिन मैंने माली बाबा से कहा कि आज मुझसे काम नहीं होगा, मेरी तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा करने का काम है भी नहीं, ये हवेली वाले इतने जालिम हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम काम नहीं करो, मैं कह दूंगा कि तुमने काम कर दिया है। मैंने पूरा दिन काम नहीं किया, क्योंकि आज रात मुझे मेरी माँ का पीछा करना था। अम्मी कमरे में आई तो मैं पहले से ही सो चुकी थी। अम्मी ने मुझे देखा और तैयार होने लगी। उस वक्त उन्होंने कहाँ जाना था, मैं उनको आंख बचाकर देख रही थी, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था। अम्मी जब कमरे से निकली तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी, लेकिन ऐसे कि उनको बिल्कुल भी ना पता चला। मैं हैरान थी कि अम्मी तो स्टोर की तरफ जा रही थी। उस स्टोर में तो सामान रखा जाता था। जब अम्मी स्टोर के अंदर चली गई तो मैं हैरान रह गई कि अम्मी का यहाँ पर क्या काम है, क्या कर रही हैं यहाँ पर, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। वो स्टोर में गई तो मैं भी स्टोर के अंदर चली गई, लेकिन एक बड़ी अलमारी के पीछे छुप गई। मैंने एक बड़ा सा पर्दा हटाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सामने मेरे बाबा खड़े थे, जिनको रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी ने कहा कि देखो मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, मैं जा रही हूँ चौधरी के पास, शादी कर ली है उसने मेरे साथ और उसी के साथ खुश रहूँगी, तुम्हारा तो यही इलाज है। मेरे बाबा ने कहा कि एक बार मुझे खोल दे, जिस दिन तूने मुझे खोल दिया उसी दिन मैं तुझे भी मार डालूंगा और चौधरी को भी। बेवफा औरत, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और तूने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे गांव वालों के सामने बदनाम कर दिया। चौधरी के आदमियों ने मुझे पकड़कर यहाँ कैद कर दिया
मुझ से तुझे ज़बरदस्ती तलाक करवाई और अब तेरे साथ शादी करके रंगरलियाँ मना रहा है और मुझे यहाँ कैदी बना कर रखा हुआ है। जिस दिन मैं आज़ाद हो गया ना, उस दिन मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें तो वो 1 मिनट में जान से मार दे। ये तो मैं हूँ जिसने कहा है कि इसको कैद करके रखो, मारो नहीं, क्योंकि जैसा भी है मेरी बेटी का बाप है। मेरे बाबा किसी जख्मी शेर की तरह गर्रा रहे थे कि एक दफ़ा मुझे छोड़ दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। उनकी बहुत बुरी हालत थी। उनके साथ ये सब कुछ मेरी अम्मी ने किया था। उनको जानबूझकर बदनाम करवाकर ये सब करवाया था। उनसे तलाक लेकर चौधरी से शादी कर ली थी। वो हवेली में खाना नहीं पकाती थी बल्कि चौधरी के साथ रहती थी और मुझे बाहर जलील होने के लिए छोड़ दिया था ताकि मैं कुछ देख ही ना सकूं। अम्मी ने कहा कि तू कभी मेरे काबिल था ही नहीं, बहुत अयाशी कर ली तूने मेरे साथ, अब तू यही पड़ा रह। तुझे इस हालत में देखकर मुझे बड़ा सुकून आता है। अम्मी वहाँ से चली गई। मैंने अपने आंसू साफ किए और मैं अपने बाबा के पास चली गई। वो मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने रोते रोते उनको सारी बात बताई। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उनको रस्सियों से आज़ाद कर दिया। स्टोर में कुल्हाड़ी पड़ी थी जो बाबा ने उठा ली और कहा कि आज नहीं छोड़ूंगा मैं इन दोनों को। लेकिन मैं अपने बाबा के सामने आ गई। मैंने उनको कहा कि वो मेरी माँ है, आप उसे जान से नहीं मार सकते। ठीक है, उसने गलती की है और मैं उनकी नहीं आपके साथ हूँ, लेकिन आप मेरी माँ को जान से मारकर और चौधरी को मारकर भी अपने हाथों पर खून मत लगाएं। आपके साथ उसने बेवफाई की है ना, और चौधरी को भी ऐसी औरत मिली है जो किसी और के साथ बेवफाई करके आई है। वो दोनों ही एक दूसरे के काबिल हैं। उनको छोड़ दें और आप बस मेरे साथ यहाँ से चलें। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। बाबा ने मेरी बात मान ली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मुझे अपने बाप और माँ में से किसी एक को छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने उसको चुना जो सही था। मेरी माँ ने झूठ भी बोला था और धोखा भी दिया था और उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैंने बाबा को कहा कि बस चले यहाँ से, लेकिन जाने से पहले बाबा ने गोदाम में आग लगा दी। गोदाम में इतना माल पड़ा था कि चौधरी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। हम लोगों ने रातों रात गांव छोड़ दिया। हम शहर आ गए, पर पता चला कि गांव में सिर्फ उसका सामान नहीं बल्कि इनकम टैक्स से बचने के लिए वहां पर वो अपनी नकदी भी रखता था, और जब वो नकदी भी जलकर राख हो गई तो चौधरी सड़क पर आ गया। उसका इतना सारा नुकसान हुआ कि उसने मेरी माँ को भी छोड़ दिया। अब मेरी माँ उसी गांव में सड़कों पर भीख मांगती है। उसे नहीं पता कि हम लोग कहाँ हैं, इसलिए वो हमें मिल ही नहीं सकती। चौधरी कहता है ये मनहूस औरत थी, मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरे इतने सारे नुकसान हो गए, इसलिए वो भी उसे अपने साथ नहीं रखता। मैं अपने बाबा के साथ शहर में रहती हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं तुझे पढ़ा लिखा कर तेरी शादी करूँगा ताकि तू पढ़ लिख कर कोई समझदार इंसान बने और मेरा नाम रोशन करे। कभी कभी सोचती हूँ कि जाकर अपनी अम्मी से मिलूँ। बाबा से कहती हूँ कि उनको माफ़ कर दें। वो अब आपके निकाह में नहीं, लेकिन मेरी माँ तो है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। बाबा ने अपने किसी दोस्त को कहकर उनके लिए पैसे भिजवाए थे और वो कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तू अपनी मर्ज़ी की मालिक है क्योंकि तू 18 साल की हो चुकी है। चाहो तो जाकर अपनी माँ से मिल सकती हो, लेकिन जो मेरी माँ ने किया वो बहुत गलत था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था। उन्होंने मेरे बाप के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, उनको धोखा दिया, उनसे ज़बरदस्ती तलाक लेकर अपना घर बर्बाद कर लिया। क्या ऐसे इंसान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।